आज का हमारा टॉपिक है रिट। रिट 5 तरीके का होता है। आज हम जानेंगे कि क्या क्या कंडीशन है, कौन से रिट को अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। आज हम ये जानेंगे और कुछ केस भी जानेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं रिट। पहला रिट, पहले रिट क्या होता है? रिट होता है कि जिससे कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 के अंदर हम डायरेक्ट जा सकते हैं हाई कोर्ट, और आर्टिकल 32 के अंदर हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। किसके तहत? रिट के अंदर। रिट 5 तरीके का होता है। पहला देखते हैं हैबस कॉर्पस। पहली बात अब ये जानिए कि सुप्रीम कोर्ट में हम सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में 226 के अंदर हम लीगल राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट के लिए भी जा सकते हैं। आइए पहला देखते हैं हैबस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी, यानी कि, और हमारे पास हैबस कॉर्पस को डिटेल में जानते हैं कि ये क्या होता है कि किसी को अगर अनलॉफुली डिटेन कर लिया जाता है या कस्टडी में रख दिया जाता है, चाहे वो पुलिस द्वारा हो या किसी भी बॉडी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर लिया हो, कस्टडी में रख लिया हो, तब मतलब कि अगर लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, आपको मालूम है कि मेरे व्यक्ति को रख लिया गया है बिना मतलब का, यानी कि कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, बिना मतलब का पकड़ के रख लिया है, ठीक है, तो इसमें हम एक रिट फाइल करेंगे हैबस कॉर्पस का। और हैबस कॉर्पस का जब रिट फाइल होगा तो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि जो बॉडी है उसको सामने लाया जाए, प्रोड्यूस द बॉडी, यानी कि जो बॉडी है उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए और लॉफुल जस्टिफिकेशन, लॉफुली उसको जस्टिफाई किया जाए कि क्यों इस व्यक्ति को हमने डिटेन किया है, क्यों कस्टडी में रखा है। ये होता है हैबस कॉर्पस का मतलब। हैबस कॉर्पस का मतलब जान गए कि अगर किसी को कस्टडी में या डिटेन में अनलॉफुली रखा गया है तो उस वक्त हम हैबस कॉर्पस का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट हाई कोर्ट चल जाएंगे या तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे, और तब कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा कि उस व्यक्ति को जो बॉडी है उसको लाया जाए, जो डिटेन किया है। अगर वो लॉफुल जस्टिफाई करता है कि इस कारण से इस व्यक्ति को हमने रखा है तो ठीक, यदि अनलॉफुल है तो फिर कोर्ट उसको तुरंत ही रिलीज करने का आदेश दे देगी। ये है हैबस कॉर्पस। ये कब लागू होता है, इसमें क्या क्या कंडीशन है वो देखते हैं। पहला है जब यह व्यक्ति जो एप्लीकेंट है वो कस्टडी में होना चाहिए या डिटेन्ड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि ये एप्लीकेशन जो है, ये रिट कौन फाइल करेगा? कोई भी व्यक्ति कर सकता है। किसके भी हाथ पर? डिटेन्यू के। डिटेन्यू कौन है? जो कस्टडी में है, जो डिटेन्ड है उसको बोलते हैं डिटेन्यू, ठीक है। जैसे कि उसकी पत्नी, उसका पति, उसके पापा, उसका भाई, उसकी बहन, इतना तक कि उसका दोस्त भी कर सकता है। लेकिन जो एकदम ही स्ट्रेंजर है, जो टोटली स्ट्रेंजर है, जो जानता ही नहीं है, उसको बिल्कुल नहीं जानता है, हाँ, वो व्यक्ति रिट फाइल नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड, हैबस कॉर्पस कोर्ट। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि जब कोर्ट जब देखेगा इसमें कि ये लॉफुली डिटेन्ड है कि अनलॉफुली डिटेन्ड है, अगर लॉफुल डिटेन्ड है तो फिर इस रिट को इशू नहीं करेगा, ठीक है। अगर लॉफुल नहीं है तो उसको उसी टाइम में यह रिट इशू करके रिलीज कर देगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है कमांड देना। कमांड का मतलब है कि जैसे किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को, ठीक है, कोई भी पब्लिक है, अथॉरिटी है, उसके पास काम करने का, लेकिन वो काम कर नहीं रहा है, तो उस वक्त हम मैंडमस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ऑर्डर इशू करेगा एक कोर्ट किसी पब्लिक अथॉरिटी को ये बोलने के लिए कि वो अपना ड्यूटी करे, या तो ड्यूटी करे, और जो ड्यूटी उसको नहीं दिया गया है, यानी कि उसके जुरिडिक्शन में नहीं है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, वो ना करे, यानी कि टू डू और नॉट टू डू। मैंडमस का मतलब यही होता है। किसके लिए? लेकिन पब्लिक अथॉरिटी के लिए। प्राइवेट पर्सन के लिए मैंडमस इशू नहीं होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैंडमस का मतलब सिंपल सा यही है कि ये पब्लिक अथॉरिटी को कोई भी काम करने से रोकेगा जो कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं कहा गया है, वो उसके पावर में, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन वो पब्लिक अथॉरिटी के अंदर, यानी कि पब्लिक सर्विस में है, ठीक है, सरकारी आदमी है। या फिर कोई ऐसा काम जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या स्टैट्यूटरी लॉ के द्वारा या अदर लॉ के द्वारा दिया गया है, जो करने के लिए वो बॉन्ड है, लेकिन वो कर नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको करवाने के लिए यह रिट मैंडमस इशू होगा। जैसे कि आप देखिए, कोई सरकारी जमीन है, ठीक है, कोई सरकारी जमीन है, तो सीओ का काम है कि अब वहां पर विवाद चल रहा है, तो सीओ का काम है उसको चेक करना। लेकिन वहां पर एक दरोगा आता है, माने कि डबल स्टार आता है, और उस जमीन पे घर बनवाने लगता है, तो वहां पर कौन सा रिट इशू होगा? मैंडमस इशू होगा, क्योंकि दरोगा का पावर नहीं है, वो उसका अथॉरिटी नहीं है कि वो वहां पर खड़े होकर घर बनवाए, क्योंकि जमीन का मालिक कौन है? सीओ, ठीक है, वहां का। लेकिन दरोगा आता है, जबरदस्ती घर बनवाता है, वो उसका काम है ही नहीं, वो तो पेपर का काम है, घर बनवाना उसका काम है ही नहीं। जब तक कोर्ट ऑर्डर ना करेगा तब तक वो किसी दूसरे के जमीन पर घर नहीं बनवा सकता,
तो ये इलीगल है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मैंडेमस हो जाएगा। यानी कि पब्लिक के लिए अगर कोई भी खतरा है या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी गलत काम कर रहा है या जो उसको काम दिया गया है वो नहीं कर रहा है, तो मैंडेमस इशू होगा पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड इसका। अच्छा, मैंडेमस का ये देख लेते हैं कि मैंडेमस के लिए कंडीशन क्या क्या फुल होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका लीगल राइट होना चाहिए, यहाँ पर फंडामेंटल नहीं, लीगल राइट होना चाहिए। ठीक है, पहला लीगल राइट, दूसरा लीगल ड्यूटी। जो सेकंड व्यक्ति है ना, आपका लीगल राइट और आगे वाला जिसके खिलाफ ये रिट इशू होगा मैंडेमस का, उसका लीगल ड्यूटी होना चाहिए। और थर्ड कि डिमांड और रिफ्यूजल होना, यानी कि आप कुछ पहले उसको बताएंगे, डिमांड करेंगे, वो रिफ्यूज करेगा, जो काम करने के लिए बाउंड है लेकिन वो रिफ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो डिमांड एंड रिफ्यूजल ये भी होना चाहिए। और नो अल्टरनेटिव रेमेडी, और कोई भी अल्टरनेटिव रास्ता आपके पास नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके पास एक ही रास्ता है रिट का, दूसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं है, तभी आप मैंडेमस का उपयोग कर सकते हैं। अब अल्टरनेटिव रेमेडी का मतलब क्या है, जैसे कि मान के चलिए आपके साथ कोई झगड़ा किया और डायरेक्ट एसपी के पास चले गए, तो एसपी को आप एसपी के खिलाफ मैंडेमस नहीं कर सकते। तो क्या एसपी आपको बोल सकता है कि पहले तुम अपने थाने में जाओ, दरोगा के पास जाओ, अगर दरोगा नहीं करेगा तब ना तुम एसपी के पास जाओगे। आप सीधा एसपी के पास चले गए और बोले कि एसपी बाउंड है करने के, लेकिन एसपी किया नहीं, आप मैंडेमस इशू कर दीजिए, ये नहीं होगा। आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप दरोगा के पास जाइए, उसके पास कंप्लेन करिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्या था, पहला था एक आदमी का लीगल राइट, दूसरे का लीगल ड्यूटी, फिर डिमांड एंड रिफ्यूजल और नो अल्टरनेटिव रेमेडी। ये मैंडेमस का कंडीशन है जो कि फुलफिल होना चाहिए ये रिट इशू करने से पहले, नहीं, ये फाइल करने से पहले। थर्ड, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में क्या है कि यह एक ऐसा चीज है जो सुपीरियर कोर्ट देखता है कि कहीं नेचुरल जस्टिस या फंडामेंटल राइट या कोई भी प्रोसीड्यूरल इरोड जो है वो छोटे कोर्ट के द्वारा तो नहीं किया गया है। ठीक है, अगर छोटे कोर्ट के द्वारा ये अपराध नहीं, ये गलतियां की गई हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया है, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो गया है, या प्रोसीड्यूरल जो है वो गलत हो गया, यानी कि वो अपना जुडिक्शन से ज्यादा निकल गया है, जितना उसका अधिकार क्षेत्र है वो उससे ज्यादा निकल गया है, तो क्या कर सकता है ना कि वो जो ऑर्डर है उसको क्वाश कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट 226 के अंदर यह रिट जो है इशू कर देगा और उसका जो ऑर्डर है उसको क्वाश कर देगा और फिर उसको नए सिरे से शुरू करेगा। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसका क्या है, क्राइटेरिया का भी कंडीशन है। इसका कंडीशन यह है कि जो जुडिक्शन है, जो अधिकार क्षेत्र है, वो उसका नहीं होना चाहिए, वो उससे ज्यादा जाकर काम करे। ठीक है, एक्सेस ऑफ जुडिक्शन करे। ठीक है, दूसरा बस इसमें जुडिक्शन का ही काम है, और जैसा कि आपने देखा कि कुछ भी फंडामेंटल एरर हो या इस तरीके का कोई बात हो तब आप जाकर क्राइटेरिया कर सकते हैं। देखिए, अब है क्यू वारंटो, व्हाट इज योर अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। इसमें कहा जाता है कि जब कोई भी रिलेटेड हो अपॉइंटमेंट से, यानी कि कोई सरकारी ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस नहीं, याद रखिएगा, प्राइवेट ऑफिस और मिनिस्टर्स ऑफिस ये दोनों अलग है, इन दोनों को छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी जो सरकारी पद है ना, अगर उस पर डायरेक्ट बहाली हो जाता है, यानी कि आप जानिए कि एक ही घोड़ा रेस में दौड़ जाए और उसको तो वही विजेता होगा, कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ पर आप क्यू वारंटो जो है वो इशू हो जाएगा। यानी कि आप रिट फाइल करेंगे और क्यू वारंटो के तहत आपको रिलीफ मिलेगा। या इसका मतलब एक केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस सिटी गोविंद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने देखा था, ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पर बिना किसी लॉ को फॉलो किए हुए, यानी कि जो भी स्टेटरी प्रोविजंस है उसको बिना फॉलो किए हुए अपॉइंटमेंट कर लिया गया था बहुत सारे आदमी का। ठीक है, पब्लिक ऑफिस, सरकारी पदों पर, बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, ना एडवर्टाइजमेंट दिया, ना किसी का एग्जाम हुआ, ना कोई कंपटीशन हुआ, डायरेक्ट आदमियों को सिलेक्ट किया और उठा के रख दिया। तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो पब्लिक ऑफिस है, वो सरकारी पद है, तो वहां पर सभी व्यक्ति, आर्टिकल 16 के अंदर शायद आर्टिकल 16 ही है, उसके अंदर सभी व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। रिजर्वेशन अपनी जगह है, सभी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलेगा उस पद के लिए फॉर्म भरने के लिए जो एलिजिबल है। कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई एलिजिबिलिटी नहीं, एडवर्टाइजमेंट में आया और आपने भर्ती कर लिया, तो यहाँ पर क्या फाइल होता है? क्यू वारंटो। यहाँ पर क्या इशू होता है? क्यू वारंटो। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है लास्ट, प्रोहिबिशन। देखिए, थर्ड में हमने पढ़ा था और फिफ्थ में, इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। यह जो है यह करेक्टिव मेजर है, यानी कि ये जो क्राइटेरिया है यह एक करेक्टिव मेजर है, यानी कि जब आपने फैसला सुना दिया है, यानी कि जिस कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, ये उसके बाद क्वाश किया जाता है। ठीक है, जब गलती कर दिया है
और फैसला सुना दिया है। लेकिन प्रोहिबिशन में क्या अंतर है कि यह बीच में ही रोक दिया जाता है, यानी कि प्रोसीडिंग ही चल रहा है, उसी बीच में वहां पर एक प्रोहिबिशन इशू होता है कि यह जो है, जो अभी फैसला सुनाया नहीं है, अभी ये जुरिडिक्शन से बाहर जा रहा है, बार बार बाहर जा रहा है, ठीक, गलतियां कर रहा है कंटिन्यू, तो प्रोहिबिशन लग जाता है, यानी कि अब उससे आगे वह फैसला नहीं करेगा। ये बीच में लगता है, और ये जो है यह बाद में लगता है। ये बाद में क्रॉस होता है, प्रोहिबिशन बीच में ही लग जाता है, यानी कि फैसला होने से पहले। यह 5 रीट हमने खत्म कर लिया है। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए प्रोहिबिशन में क्या है कि जब इसका भी कुछ कंडीशन है, इसमें कंडीशन क्या है कि जो एक्सेस है वो जुडिक्शन जो है वो एक्सेस होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होना चाहिए, और अनकॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ स्टैट्यूज होना चाहिए, इन्फ्रिंचमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट होना चाहिए, एरर होना चाहिए। ठीक है, यही होगा प्रोहिबिशन में। अब इन दोनों में हमने अंतर जान लिया है कि मेन इसमें डिफरेंस ही पूछा जाता है, क्योंकि थर्ड में क्या है सेटरी में कि ये उसके बाद होता है, यानी कि कोई फैसला कर दिया इंफीरियर कोर्ट, छोटा कोर्ट, तब उसको क्वाश किया जाता है उसके गलतियों के कारण। और प्रोहिबिशन क्या है कि फैसला होने से पहले ही उसको बीच में ही रोक दिया जाता है कि अब आप आगे प्रोसीडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा दोनों ही। आज के लिए इतना ही।